हेलो एवरीवन, हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 साइकोलॉजी का हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। इसमें सिर्फ हमें एग्जाम पर्पसेस पढ़ना है, तो फटाफट हम एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। इसमें हमें एक टॉपिक पढ़ना है, रोल ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट ऑन पर्सनालिटी। तो हम वो टॉपिक ढूंढेंगे कहाँ है, ये मिल गया हमें टॉपिक। तो हमें इसे समझना है, रोल ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट ऑन पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस एंड बिहेवियर। तो हमारे जो हेरिडिटी हैं और एनवायरनमेंट है, उनका क्या रोल होता है हमारे इंटेलिजेंस पे, पर्सनालिटी पे, बिहेवियर पे, ये चीजें हम पढ़ेंगे। इसमें मेन पॉइंट हमें ये बता रहा है कि द रिजल्ट ऑफ ऑल स्टडीज, ऑलरेडी मैंने ये पूरा पढ़ा हुआ है तो मैं मेन पॉइंट ही डिस्कस करूंगी। The result of all studies have failed to establish a clear-cut rule of either hereditary or environment in explaining the presence of particular behavior or trait in an individual। यानी कि किसी भी इंसान का जो पार्टिकुलर यानी कि जो मूल रूप से खासियत होता है या उसकी विशेषताएं होती हैं, ये क्लियर कट तरीके से विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट या हेरिडिटरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया गया, यानी कि उसका क्लियर कट रोल नहीं बताया गया। इसमें क्या देखा हमने, कर्ट स्टर्न जो है उन्होंने एक रबर एनालॉजी दी, रबर बैंड एनालॉजी यानी रबर बैंड थ्योरी उन्होंने बताई। उन्होंने क्या बताया कि जितना भी अमाउंट ऑफ स्ट्रेच हम किसी भी रबर बैंड पर देते हैं, तो उस रबर बैंड की एक खासियत होती है कि वो उतने ही पोटेंशियल के साथ, उतना जितना उसका पोटेंशियल होगा उतना ही वो स्ट्रेच दिखा पाएगा, या फिर उससे ज्यादा, उसके पोटेंशियल से ज्यादा अगर हम उस पर स्ट्रेंथ दिखाते हैं तो वो डैमेज हो जाएगा। तो इस तरह का जो एनालॉजी था वो किस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया विथ रिस्पेक्ट टू पर्सनालिटी इंटेलिजेंस। उन्होंने बताया द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच ऑफ अ पार्टिकुलर बैंड एक्चुअली शोज विल, यानी कि किसी भी बैंड का जो अमाउंट ऑफ स्ट्रेच है उसका, वो उसका ताकत दिखाता है कि वो कितना स्ट्रेच कर सकता है, उसकी बेसिक स्ट्रेचेबिलिटी, और जो प्रेशर हम एक्सर्ट करते हैं उस पे डिपेंड करता है उसका स्ट्रेच होने का अमाउंट। तो सेम चीज यही एनवायरनमेंट के साथ और लोगों के साथ होता है कि जो भी एनवायरनमेंट का असर इंसान पर पड़ता है, उस हिसाब से वो इंसान अपने पोटेंशियल, अपने जो इनबॉर्न पोटेंशियल होते हैं उनको दिखाते हैं। उनकी इनबॉर्न पोटेंशियल ऑफ फॉर ट्रेट, किसी भी विशेषता के लिए, किसी भी इंसान की जो विशेषता होती है वो उस एनवायरनमेंट से अफेक्ट होती है उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारा रोल ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट ऑन अ पर्सन्स पर्सनालिटी इंटेलिजेंस। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा अगले चैप्टर का, तो हम फटाफट सबको डिस्कस करेंगे ताकि हम जल्दी से अपने टॉपिक को खत्म कर सकें। अगला चैप्टर आता है हमारा सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है हम देखेंगे। अब सबसे पहला टॉपिक है हमें हमारा सेंसेशन। सेंसेशन होता क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सेंसेशन और सेंस ऑर्गन आर द गेटवे बाय विच वी एक्वायर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। अब जब तक हम सेंस नहीं करेंगे किसी चीज को, हम उसे समझेंगे कैसे, और हम समझेंगे नहीं तो फिर हम अपनी आसपास की दुनिया को कैसे समझेंगे। अब ये होता कैसे है, हमारे अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टिमुलेशन कैसे होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्टिमुलेट करता है या एक्टिवेट करता है हमारे रिसेप्टर्स को। किसके रिसेप्टर्स को? सेंस ऑर्गन के रिसेप्टर्स को, जिससे कि हम उस ऑब्जेक्ट को, उस स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर पाते हैं। ये रिसेप्टर क्या करता है, एक न्यूरल इम्पल्स रिलीज करता है जो कि ट्रांसमिट होता है हमारे ब्रेन के कंसर्न एरिया में, और वहां जाकर के ये जो सिग्नल है वो इंटरप्रेट होता है, और फिर इस इंटरप्रेशन को इफेक्टर कहते हैं। यानी कि सेंसेशन रिसेप्शन हुआ, रिसेप्टर ब्रेन के पास गया, और फिर जो हमारा रिएक्शन हुआ वो इफेक्टर कहलाया। तो ओवरऑल हमारे पास कितने सारे सेंस ऑर्गन हैं, हमारा सेंसेस कैसे कैसे वर्क करता है। हमारे जो सेंसेशन है वो वेरी करते हैं नंबर, इंटेंसिटी, क्वालिटी के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे 8 बेसिक सेंसेशन होते हैं जो कि 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व करते हैं। इसमें कौन कौन है? आईज है हमारा, जिसमें हम विजन,
लाइट कलर शेप्स रिकॉग्नाइज करते हैं, ईयर से हम डिफरेंट साउंड को रिकॉग्नाइज करते हैं, टंग से हम टेस्ट जैसे स्वीट, सावर, बिटर, नोज से ऑल्फैक्शन यानी कि स्मेल जो कि खुशबूदार हो या फिर बदबूदार हो, स्किन यानी क्यूटेनियस सेंसेशन जैसे हीट, कोल्ड, पेन, प्रेशर, मसल जिसमें काइनेस्थेटिक सेंसेशन होता है, सेंसेशन ऑफ पुल, पुश एंड स्ट्रेन, खिंचाव किसी तरह का किसी, और ऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिक सेंसेशन यानी कि हमारा जो भूख हो गया, प्यास हो गया, वॉमिटिंग सा फीलिंग होता है जिसको कि नॉजिया बोलते हैं, वॉमिटिंग होता नहीं है, वॉमिटिंग सेंसेशन होते हैं। वेस्टिब्यूलर apparatus यानी कि पॉस्चर सेंसेशन, डिजीनेस, चक्कर आना, री इंक्लाइनिंग, ये सारी चीज़ें हमारे 8 सेंसेस में आ जाते हैं। उसके बाद टॉपिक आता है अटेंशन। अटेंशन होता क्या है, इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। Attention is the perception process that selects certain input for inclusion in our conscious experience or awareness at any given time। यानी कि हमारा जो परसेप्शन होता है किसी भी सर्टेन इनपुट के लिए, किसी भी खास चीज़ के लिए, हमारा जो एक्सपीरियंसेस, हमारे अवेयरनेस के अंदर जो अटेंशन आता है उसको हम समझेंगे। अब हम उसको और अच्छे से समझेंगे। Focusing our mind on an object or idea at a particular time, यानी कि हमारे दिमाग का किसी भी पार्टिकुलर समय पे किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करने को हम अटेंशन कह सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम एक समय में 2 काम पे अटेंशन दे रहे हो, एक तरफ हम इस चीज़ को पढ़ भी रहे हो, दूसरी तरफ मेरा फ़ोन पे भी ध्यान हो, तो एक साथ हम 2 चीज़ पे अटेंशन रख सकते हैं, 2 से अधिक चीज़ों पे भी अटेंशन रख सकते हैं। इसमें कि मैटर करता है कि एक चीज़ हमारे अटेंशन को रिक्वायर करता है और दूसरा हमारे मैकेनिकल को। तो इस तरह डिफरेंट डेफिनेशंस दिए गए। जो फिजियो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग अटेंशन के डेफिनेशन दिए। डमीले ने कहा कि अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट rather देन अपॉन अनदर। यानी कि अटेंशन का मतलब वो होता है कि कहीं भी 2 चीज़ों में हम एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, खास एक चीज़ को हम ज़्यादा अटेंशन देते हैं, इससे हमारे अटेंशन का मीनिंग निकलता है। फिर और भी कई सारे अटेंशंस के डिफिनेशंस रहे यहाँ पे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ अटेंशन देखेंगे, कितने तरह के अटेंशंस होते हैं। इनवॉलेंट्री अटेंशन होता है, वॉलेंट्री होता है, हैबिचुअल होता है। एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे। इनवॉलेंट्री अटेंशन जो होता है वो कोई भी कॉन्शियस एफर्ट रिक्वायर नहीं करता है उस ऑब्जेक्ट पर ध्यान लाने के लिए। कई बार ऐसा होता है तेज आवाज आती है और हम लोग उसको आराम से सुन लेते हैं, ध्यान उधर चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है कि कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे आवाज से ज्यादा मेरे बैकग्राउंड की जो साउंड है वो आपके लिए कैचिंग होगी, तो आपका ध्यान मेरे आवाज पे ना जा करके मेरे बैकग्राउंड साउंड पे जा सकता है। तो ये होता है इनवॉलेंट्री अटेंशन। अब होता है वॉलेंट्री अटेंशन। क्या होता है? जहाँ एफर्ट की जरूरत बहुत होती है, यानी कि बिना एफर्ट लगाए हम उस चीज पे ध्यान ले ही नहीं जा सकते। जैसे किसी भी तरह का अनइंटरेस्टिंग लेक्चर हो गया, बहुत सारे डिफिकल्ट जो असाइनमेंट है, जो लगता है अरे करेंगे करेंगे करेंगे, फिर उस पर फोर्स डालना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है, तब जाकर हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन वहाँ जाता है। फिर आता है हैबिचुअल अटेंशन। हैबिचुअल अटेंशन क्या होता है? वहाँ पे एक कॉन्शियस एफर्ट होता है या फिर सेंसेशन सो स्ट्राइकिंग टू अट्रैक्ट आवर इनवॉलंटरी अटेंशन। जैसे एग्जांपल, किसी भी पेशेंट को हम देखते हैं, ये हमारा हैबिचुअल हो जाता है। हम रोज, अगर हम डॉक्टर हैं या फिर अगर हम टीचर हैं तो हम किसी को पढ़ाते हैं तो वो मेरा हैबिट हो जाता है, हम उस टाइम पे उस समय पे उसे पढ़ाएंगे ही। जैसे एक डॉक्टर है तो वो किसी पेशेंट को वो देखेगा ही, वो उसकी हैबिट में है, तो वहाँ अटेंशन की उन्हें लाने की आवश्यकता नहीं होती है, एफर्ट की जरूरत नहीं होती है, सडन किसी तरह का कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता है, वो हैबिचुअल एफर्ट होता है कि वहाँ हमारी आदत होती है उस चीज़ को करने की। तो उस तरह से ये 3 टाइप्स के अटेंशन हमें देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद हमें देखना है फैक्टर डिटरमाइनिंग अटेंशन, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि अटेंशन को डिटरमाइन करते हैं।
एक आता है ऑब्जेक्टिव फैक्टर, दूसरा आता है सब्जेक्टिव फैक्टर। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में होते कौन कौन से हैं? इंटेंसिटी, किसी भी साउंड का इंटेंसिटी हो, कलर का इंटेंसिटी हो, लाउड साउंड हो गया, ब्राइट कलर हो गए, ये सारी चीजें अटेंशन करती हैं और ये ऑब्जेक्टिव अटेंशन होती है। साइज, लार्ज साइज का ऑब्जेक्ट अच्छे से दिख जाता है, जैसे किसी भी बड़े से ब्लैंक पेपर पे कोई पैच हो, या फिर रिपीटेशन, कोई भी चीज बार बार दोहराई जाती है तो फिर ध्यान वहां पे चला जाता है। जैसे कंटिन्यू कोई कॉल बेल हो रहा हो, मूवमेंट, एक चींटी जमीन पे चलती है तो भी दिखता है। क्यों? क्योंकि कोई भी हिलती हुई चीज हमें हमारे ध्यान को खींचती है, हमारे अटेंशन को कैच करती है। चेंजेस, किसी भी तरह का सडन चेंज आता है कहीं पे, लाउड नॉइज, ब्राइट कलर, कंटिन्यूअस साउंड, वो भी अटेंशन, ऑब्जेक्टिव अटेंशन के टाइप्स हैं। सिस्टमेटिक फॉर्म, यानी कि किसी भी तरह का मेलोडियस साउंड हो, कोई गाना हमें बहुत जल्दी याद आ जाता है। कोई भी बहुत खूबसूरत पिक्चर हो, कोई प्यारी सी लड़की हो, उसका चेहरा याद हो जाता है। किसी भी सिमेट्रिकल बिल्डिंग को देखते हैं तो वो हमारे ध्यान में अच्छे से आ जाता है। ये सारी चीजें हमारी ऑब्जेक्टिव अटेंशंस में आती है। फिर आता है सब्जेक्टिव अटेंशन। सब्जेक्टिव अटेंशन क्या क्या है? इसमें आता है इंटरेस्ट, किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो, किसी भी पर्सन में इंटरेस्ट हो तो हमारा ध्यान उस पे आराम से चला जाता है बिना किसी एफर्ट के। हैबिट आता है, किसी भी, जैसे हैबिचुअल अटेंशन मैंने बताया। फिर मोटिव्स, कुछ उद्देश्य हो उसको करने का तो अटेंशन वहां चला जाता है। अब मोटिव क्या होता है? एक एग्जांपल होता है कि कई बार जो न्यूबॉर्न बेबी की जो मदर होती हैं वो कई बार नॉइजी साउंड से भी नहीं उठती हैं, सोई होती है, पर उनके बच्चे की हल्के से रोने की आवाज़ उन्हें नींद से जगा देती है। तो ये हो जाता है हमारा मोटिव अटेंशन, जो कि हमारा सब्जेक्टिव का टाइप है। फिर आता है इमोशंस, किसी भी तरह का इमोशनल फीलिंग्स होता है किसी भी इंसान के प्रति। अगर आप नाराज हैं तो आप उसकी की हुई हर चीज़ से नाराज होते हैं, ऑटोमेटिकली उसकी हर हरकतें, उसका हर बिहेवियर, उसका हर एक्शन आपके अटेंशन को कैच कर लेता है। उसके बाद आता है एटीट्यूड एंड प्रेजुडिस। तो कई बार आपका अनफेवरेबल किसी भी एक पर्सन से, जब आप एंग्री होते हो तो आप ग्रुप में हो उसके साथ या फिर आप कहीं पे भी हो, उसका एक हरकत आपका ध्यान खींचता है और आपकी जो एटीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग उसके लिए अनफेवरेबल हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पे इजीली कैच करता है आपके अटेंशन को। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव अटेंशन। अब होता है क्या हमारा परसेप्शन। परसेप्शन होता क्या है? ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व टू मेंटल एक्टिविटीज, सेंसेशन एंड परसेप्शन। पहले इस चीज को सेंसेशन यानी कि सेंस करना, उसके बाद परसीव करना कि वो आखिर है क्या। परसेप्शन इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई विच रीचेज द सेंस ऑर्गन एंड ब्रेन। अब क्या है? परसेप्शन जो है वो हमारे सेंसरी स्टिमुलाई के इंटरप्रिटेशन को कहते हैं। जब हमारा सेंस ऑर्गन किसी भी स्टिमुलस को सेंस करता है उसके बाद वो ब्रेन के पास जाता है। ब्रेन जब उसको रिकॉग्नाइज करता है उस चीज को हम परसेप्शन बोलते हैं। इंटरप्रिटेशन गिव्स मीनिंग टू द सेंसेशन एंड वी बिकम अवेयर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा सेंसेशन का डेफिनेशन होता है। अब इसमें और भी कई साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग सेंसेशन का डेफिनेशन दिया। जो आर.ए. सिल्वरमैन हैं उन्होंने कहा परसेप्शन इज एन इंडिविजुअल्स अवेयरनेस एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, फॉर इट इज द वे each person processes the raw data or she receive from the environment into meaningful pattern। ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि परसेप्शन वो चीज है जो कि हम किसी भी स्टिमुलस के थ्रू अपने एनवायरनमेंट से रिसीव करते हैं। हम उसको पूरा रिसीव करके उसको हम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद फिर जो हमारे पास डाटा निकलता है वो एक मीनिंगफुल डाटा होता है, क्योंकि हम उस चीज़ को, ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर चुके होते हैं, तो वो हम परसीव करते हैं कि आखिर वो सब्जेक्ट है क्या। अब उसके बाद आता है फैमिलियरिटी और पास्ट एक्सपीरियंसेस, यानी कि ये होता क्या है। कई बार हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि a mass of dot or lines, a familiar pattern or figure stand out more easily than other figure. This depend upon past experience.
अब कोई भी एक इमेजिनरी लाइन है, वो डॉटेड फॉर्म में है या फिर वो किसी लाइंस के फॉर्म में है, तो इजीली हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि वो फिगर आके कहना क्या चाहता है या वो किस चीज़ का फिगर है। ये क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम उस फिगर को रिकॉग्नाइज किए हुए होते हैं। तो ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है और यही चीज़ हमें फैमिलियरिटी और पास्ट एक्सपीरियंस के अंदर बताया जाता है। उसके बाद आता है फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है? The formation of the figure mostly depend upon the more advanced shape or color of some part of field of awareness. So in every perception there is figure and ground relationship. सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे, कई बार हम ऐसे पिक्चर्स देखते हैं जिसमें फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों में इमेज बना होता है। कई बार जो हमारा जो वे है, वे ऑफ परसेप्शन है, तो हम कई बार फोरग्राउंड को बैकग्राउंड समझते हैं और बैकग्राउंड को फोरग्राउंड समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ देखती हैं? पेंटिंग्स हम ज़्यादातर देखते हैं या फिर किसी भी मदर चाइल्ड का जो फिगर बना होता है उस पर देखते हैं। तो ये हमारे वे ऑफ परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि हमारे लिए फोरग्राउंड कौन सा है और बैकग्राउंड कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे फिगर और ग्राउंड में एक रिलेशनशिप होता है, दोनों एक दूसरे के लिए एक बैकग्राउंड का फॉर्मेशन करता है। अब जो परसेप्शन है वो और भी कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि वैल्यूज एंड इंटरेस्ट, सेंस ऑर्गन, ब्रेन फंक्शन, हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, हमारे मूड पे डिपेंड करता है, मोटिव होते हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं, इमोशन होते हैं। अब ये सारे फैक्टर्स जो है वो किसी न किसी तरह से हमारे परसेप्चुअल एबिलिटी को अफेक्ट करता है। कई बार बिलीव, मोटिव्स, हमारे जो इमोशन, ये कैसे अफेक्ट करते हैं? ये परसेप्शन को इल्यूजन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हेलुसिनेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इल्यूजन और हेलुसिनेशन होता क्या है? कई बार ऐसा होता है हमारा जो परसेप्शन है वो गलत हो जाता है। कैसे? इट इज़ द रॉन्ग और फॉल्स परसेप्शन बिकॉज ऑफ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई। कोई भी स्टिमुलाई हमें मिलता है, हम उसका इंटरप्रिटेशन रॉन्ग तरीके से करते हैं और हमारा जो परसेप्शन होता है वो फॉल्स होता है। कैसे? एक हो जाता है, मान लीजिए आपके पास एक रस्सी हो और आप उसको रात के अंधेरे में सांप समझ रहे हो, कोई भी सूखे पत्तों का पेड़ हो वो हिल रहा हो और आपको लग रहा हो कि कोई कीड़ा आपके पास चल रहा है, तो वहाँ पे स्टिमुलस तो है लेकिन जो आपका परसेप्शन है वो फॉल्स परसेप्शन है, आप उसको गलत रिकॉग्नाइज कर रहे हो। उसके बाद लेमन जूस है, कई सारे एग्जाम्पल हैं जिसको कि आप ऑरेंज जूस के तौर पे भी परसीव करते हो। वहाँ पे कौन सा इल्यूजन आता है? गस्टेटरी इल्यूजन। तो इल्यूजन भी टैक्टाइल इल्यूजन होते हैं, ऑडिटरी इल्यूजन होते हैं, गस्टेटरी इल्यूजन होते हैं। टैक्टाइल में टच का है, कई बार आपके हाथ पे आपको महसूस होता है एक धागा आपके हाथ पे हो और आपको महसूस हो कि कीड़ा है। टैक्टाइल इल्यूजन हो गया, गस्टेटरी हो गया, ऑरेंज जूस को लेमन जूस समझ रहे, लेमन जूस को ऑरेंज जूस समझ रहे। तो ये इस तरह के हमारे इल्यूजन्स हो गए। अब इल्यूजन्स में एक आता है मुलर लायर इल्यूजन। इसमें होता क्या क्या है? इसमें होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन और मुलर लायर इल्यूजन। ये दो तरह के इल्यूजन है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में क्या है? ये आपको दिख रहा है। अब इस लाइन में क्या होता है कि आपको लग रहा है कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा बड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम साइज के हैं, लेकिन हमारे जो आईज का मूवमेंट है वो वर्टिकली हो रहा है, इस लाइन पे हो रहा है, इसीलिए हमारा जो ध्यान है वो इस तरह परसीव कर रहा है ब्रेन कि ये लाइन, जो वर्टिकल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से बड़ा है बिकॉज ऑफ आवर आई मूवमेंट। हमारा आई का जो मूवमेंट है वो वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग होता है। अब आता है एक्स और वाई एक्सेस में, एक्स एक्सेस बड़ा लग रहा है, वाई बड़ा छोटा लग रहा है लेंथ में, जबकि दोनों इक्वल साइज है। अब यहाँ पे क्या है? एक्स जो है वो फिदर हेड है, यानी कि इसका जो हेड है वो फिदर हेड है और ये वाई जो है वो क्लोज्ड है। तो वाई इनक्लोज्ड होने की वजह से छोटा दिख रहा है और एक्स फिदर हेड होने की वजह से ओपन है तो बड़ा दिख रहा है। ये हमारा मुलर लायर इल्यूजन कहलाता है। अब आता है एक टॉपिक हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन होता क्या है? ये एक्सट्रीम फॉर्म है हमारे परसेप्शन का किसी भी स्टिमुलस के थ्रू। कई बार ऐसा होता है कि स्टिमुलस है ही नहीं और हम
परसेप्शन किए होते हैं, विथ स्ट्रॉन्ग परसेप्शन होती है हमारी इसमें। स्टिमुलस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, लेकिन परसेप्शन हमारा स्ट्रांग होता है। यानी कि कोई रस्सी नहीं है, कोई धागा नहीं है और हमें एक सांप दिखाई दे रहा है, कोई भी इंसान वहां खड़ा नहीं है, फिर भी अंधेरे में हमें कोई भूत दिखाई दे रहा है। तो ये सारे हेलुसिनेशन के एग्जाम्पल हो गए। अब हम देखेंगे कि हेलुसिनेट करता कौन है, मतलब हेलुसिनेशन का प्रॉब्लम होता किसको है। जो कि मेंटली सिक होते हैं, मैल एडजस्टेड होते हैं, इमोशनली उन्हें हेलुसिनेशन होता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर का डर, उनके अंदर की उत्सुकता, घबराहट उन्हें ऐसा महसूस करने पे मजबूर करती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हेलुसिनेशन में कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता है। ये अलग अलग तरह के इमेजेस को यूज करता है किसी भी बंदे को हेलुसिनेट करने के लिए। हेलुसिनेशन बहुत तरह के हो सकते हैं, विजुअल हो सकते हैं, ऑडिटरी हो सकते हैं, गस्टेटरी हो सकते हैं, ऑल्फैक्टरी और क्यूटेनियस। विजुअल कैसे, आपको अलग अलग तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। ऑडिटरी, आपको कुछ भी स्टिमुलस न होने के कारण भी किसी तरह का आवाज सुनाई दे रहा है। आपके मुंह में कुछ है नहीं, कुछ नहीं खा रहे हो आप, कोई स्टिमुलस नहीं है, फिर भी आपको किसी तरह का टेस्ट आ रहा है। ऑल्फैक्टरी, आपको बिना किसी स्टिमुलस के किसी तरह का फ्रेग्रेंस और पंजेंट स्मेल आ रहा है। क्यूटेनियस यानी कि टैक्टाइल, आपके स्किन पे कुछ नहीं है और फिर भी आपको सेंसेशन महसूस हो रहा है। तो ये टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन है। उसके बाद फटाफट हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। इसमें है मोटिवेशन। मोटिवेशन को भी हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि हमको एग्जाम की तैयारी करनी है। तो मोटिवेशन होता क्या है? मोटिव होता है, मोटिव एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू मूव, यानी कि बढ़ना। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से कैसे समझेंगे? तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मोटिवेशन को डिफाइन करते हैं, किस तरह से, किस रोल निभाते हैं, कैसे हमारा जो डिजायर है, वांट है, नीड है, ड्राइव है, किसी तरह का गोल, एम्बिशन, हमारा एम, ये सारी चीजें हमें मोटिवेशन की ओर ले जाती हैं, मोटिवेट करती हैं। मोटिवेशन का और भी हम डेफिनेशन देखेंगे। ये क्या करता है? ये स्ट्राइव करता है। किसको स्ट्राइव? टू स्ट्राइव टुवर्ड अ गोल विच इज ऑफन अराउज्ड बाय एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। किसी भी तरह का वांट है किसी चीज के प्रति तो हम उसके प्रति मोटिवेट होते हैं। किसी चीज का डिजायर है तो हम मोटिवेट होते हैं। किसी चीज का नीड है तो हम मोटिवेट होते हैं। कोई चीज है, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस है जिसका जो कि हमें ड्राइव करके किधर ले जाता है? मोटिवेशन की तरफ हमारा खिंचाव करता है। किसी चीज का गोल है, कोई एम है, कोई एम्बिशन है, ये सारी चीजें हमें किसकी ओर ले जाती हैं? मोटिवेशन की ओर। और भी क्या क्या कहा जाता है इन्हें, तो ठीक है, मोटिवेशन हम देख रहे हैं इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। पर ये ड्राइव और नीड होता क्या है? तो ड्राइव होता है फिजियोलॉजिकल अर्ज, जैसे कि खाना, भूख लगना, प्यास लगना। और नीड क्या होता है? हमारा नीड होता है किसी भी चीज की जरूरत, जैसे कि हमें अपने लाइफ में आगे मोटिवेटेड रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अचीवमेंट की जरूरत है, लव की जरूरत है, सोशल अप्रूवल्स की जरूरत है, एक स्टेटस की जरूरत है। तो ये सारे ड्राइव और नीड का मीनिंग होता है। उसके बाद हमारे पास है एक टॉपिक मोटिवेशन साइकिल, जो कि हमारे सिलेबस में। तो फटाफट हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। मोटिवेशन साइकिल होता क्या है? मोटिवेशन साइकिल में 3 डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट होते हैं। कैसे कैसे और क्या क्या, हम इस फिगर को ही याद कर लेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हमारा एक मोटिव होता है, किसी चीज के प्रति ड्राइव होता है या कोई नीड होता है। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, ड्राइव का मतलब नीड होता है हमारा जो अचीवमेंट्स हो गए और सोशल अप्रूवल हो गए, स्टेटस हो गए। तो नीड कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए ड्राइव का यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमारा कोई मोटिव होगा, हम उसको बिहेवियर में लाएंगे, इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर, यानी हम उसके लिए किसी तरह की हरकत करेंगे उस मोटिवेशन को पाने के लिए। फिर क्या होता है, जब हरकत होती है तो हम उस गोल को अचीव कर लेते हैं। अचीव करने के बाद बड़ा रिलैक्स फील होता है और रिलैक्सेशन फीलिंग्स आती है। तो हमारा एक नया मोटिव, नया ड्राइव, नया नीड तैयार होता है। उसके पीछे हम इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर करते हैं और हमारे पूरे लाइफ साइकिल में ये मोटिवेशन साइकिल चल रही होती है। तो यही इन सारी चीज़ों में पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया गया है।
यहाँ पे कुछ गोल्स बताए गए हैं, कितने तरह के गोल्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, लर्न होते हैं और इनेट होते हैं यानी कि इनबॉर्न होते हैं। पॉजिटिव जैसे हंगर, थ्रस्ट, नेगेटिव जैसे कि अवॉइड और एस्केप यानी कि एग्जाम के डर से हम कहीं भाग जाएं, पर भाग नहीं सकते हैं ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव गोल, अवॉइड एंड एस्केप। उसके बाद लर्न पॉजिटिव गोल होते हैं यानी कि मनी मोटिवेशन, जो हम सीखते हैं कि हाँ नहीं पैसा तो ज़रूरत है, पैसे रहेंगे तभी तो हमारा कोई भी काम होगा। उसके बाद लर्न नेगेटिव गोल कौन से होते हैं, फियर यानी कि कुछ भी करो और उसका डर हो, जो कि हमें किसी भी तरह के बिहेवियर को अवॉइड करने में हेल्प करता है, यानी कि हम डर की वजह से कोई चीज़ें नहीं करते हैं। हमें पहले से पता होता है कि उससे क्या होगा कि पेनफुल शॉक मिल सकते हैं हमें, तो हम उन चीज़ों के प्रति ऑलरेडी फियर्ड हो जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मोटिव के टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसमें बेसिक मोटिव्स आते हैं जिसको कि बायोलॉजिकल मोटिव भी बोलते हैं और अनलर्न मोटिव भी बोलते हैं। तो पहला है हंगर, थ्रस्ट, अवॉइडेंस ऑफ पेन, नीड फॉर स्लीप एंड एयर, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, सेक्स। ये सारी चीज़ें हमारी प्राइमरी और बायोलॉजिकल और बेसिक और अनलर्न मोटिव्स है, जिससे कि हमें पहले से बताया नहीं जाता है, ये हमारी बायोलॉजिकल डिजायर है। तो अगला है स्टिमुलस मोटिव। स्टिमुलस मोटिव में कौन कौन सा है, एक्टिविटी, क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन, मैनिपुलेशन, फिजिकल कांटेक्ट। स्टिमुलस यानी कि कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगा, उससे हम मोटिवेट होंगे, किसी तरह का काम कर रहे हो, किसी तरह की उत्सुकता हो, एक्सप्लोरेशन हो, मैनिपुलेशन हो या फिर किसी तरह का फिजिकल कांटेक्ट हो स्टिमुलस, और वो हमें मोटिवेट करे किसी चीज के लिए। तो फिजिकल कांटेक्ट ये हो गया। उसके बाद है सेकेंडरी और सोशल और लर्न मोटिव्स, यानी कि जो कि हम सीखते हैं अपने जीवन के बाद, अपने जन्म के बाद, जो हम अपने समाज में रहकर सीखते हैं। उसमें कौन कौन से मोटिव्स आते हैं, अचीवमेंट, कभी भी हम कुछ हासिल करते हैं उसमें हमें पॉजिटिव अचीवमेंट्स मिलती है, उपलब्धियां मिलती हैं, पावर मिलता है, तो इन सब चीज़ों से हमारे अंदर एक मोटिव बनता है जो कि हमारे जीवन शैली में कुछ करते हुए, सीखते हुए आती हैं। तो ये सारे हो गए सेकेंडरी, सोशल या फिर लर्न मोटिव्स। उसके बाद और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, उसके बाद हमें पढ़ना है मैस्लोव हायरार्की ऑफ नीड, यानी कि मैस्लोव हायरार्की ऑफ नीड है क्या, किसने दिया, इसमें क्या क्या बताया, वो सारी चीजें देखेंगे। तो अब्राहम मैस्लोव जो हैं उन्होंने ये दिया हायरार्की नीड का। इसमें क्या किया, जो बहुत ज़्यादा बेसिक्स से लेकर फिर उसके बाद तो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक हमारी जो मोटिव है, उसको कैसे हम फुलफिल करते हैं, उसके बाद हम कैसे अपने नेक्स्ट मोटिव पे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ों को अब्राहम मैस्लोव ने बताया। यहाँ आ गया हमारा मैस्लोव हायरार्की ऑफ नीड। इसमें थे अब्राहम मैस्लोव, जिसके ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बताया कि हमारे जो मोटिव्स हैं, ह्यूमन का जो मोटिव है, वो एक बहुत ही रोचक तरीके से क्लासिफाई किया गया। कैसे, उन्होंने एक हायरार्की बनाया जिसमें उन्होंने बढ़ते क्रम में हमारी मोटिव को रखा, हमारे साइकोलॉजिकल मोटिव को बढ़ते क्रम में रखा, असेंडिंग फ्रॉम द बेसिक टू कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल मोटिव, यानी कि बेसिक से फिर कॉम्प्लेक्स की ओर। तो इसमें एक और खास बात ये थी कि जो बेसिक हमारी मोटिव है वो तभी जब फुल हो जाती, जब फुली सेटिस्फाइड हो जाती, तभी हमारा जो उसके बाद का कॉम्प्लेक्स मोटिव है उसकी ओर हम बढ़ते, यानी कि एक सीढ़ी पे चढ़ने जैसा ये था। तो सबसे पहले सबसे हमारा जो बेसिक स्टेज पे जो मोटिव था वो क्या था, वो था हमारा फिजियोलॉजिकल नीड फॉर फूड, वाटर, शेल्टर, ऑक्सीजन, यानी खाना पीना, सोना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सबसे मतलब सैनिटेशन, स्लीप, ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक थी। ये जब तक ये फुलफिल नहीं होती, जब तक हमारा पेट भरा नहीं होता, कहते हैं ना मोटू पतलू में खाए बिना
दिमाग काम नहीं करता है, तो सबसे पहले हमारा बेसिक नीड होता फिजियोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करना। उसके बाद आता हमारा सेफ्टी नीड, जैसे ही हम खा लेते हैं, सो लेते हैं भरपूर नींद, उसके बाद हम अपने लिए सेफ्टी सिक्योरिटी देखते हैं। अब सेफ्टी और सिक्योरिटी में क्या क्या एग्जांपल आएंगे, हमारा घर, रहने का, हमारे जो इंश्योरेंस प्लान है, वो सारी चीज़ें। अब घर है, खाने को तो मिल गया, घर भी रहने को मिल गया। अब इसके बाद हम किस स्टेप पे जाते हैं, बिलोंगिंग एंड लव नीड, यानी कि हम लव के लिए सर्च करते हैं, अपने रिश्तेदारों की ओर देखते हैं। उसके बाद जब हमारा लव नीड सेटिस्फाई हो जाता है, फिर हम जाते हैं स्टिम नीड पे। स्टिम नीड होता है क्या है, यानी कि नीड फॉर अचीवमेंट, एजुकेशन, कॉम्पिटेंस एंड रिस्पेक्ट। हम अपने अचीवमेंट्स की ओर ध्यान देते हैं, एजुकेशन की ओर ध्यान देते हैं, हम कैसे रिस्पेक्ट गेन करें अपने सोशल लाइफ में, इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। फिर आता है नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये कभी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होता है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई नीड अधूरी बची रह जाती है। तो ये जो है नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये कभी फुली सेटिस्फाई नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम इमोशन से। इमोशन है चैप्टर 6, ये भी हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी एग्जाम आ रहा है। तो चैप्टर 6 है इमोशन का। इमोशन होता है क्या है, इमोशन एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जो कि है इमोवेयर। इमोवेयर का मतलब होता है स्टिर्ड अप। उसके बाद ये होता क्या है, इमोशन हमारा स्टिर्ड अप, तो इमोवेयर का मतलब होता है, लेकिन स्टिर्ड अप किस चीज का, स्टिर्ड अप स्टेट ऑफ माइंड, हमारे मस्तिष्क का स्टिर्ड अप स्टेट। अब इमोशन जो है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी है, किसी भी तरह का नेगेटिव इमोशन, पॉजिटिव इमोशन, एंगर, फियर, लव, केयर, ये सारे इमोशंस ही तो हैं, और ये हमारे अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के तौर पर रहती हैं। बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से इमोशन को एक्सप्लेन किया। क्रो एंड क्रो ने बताया कि इमोशन क्या है, एक इफेक्टिव एक्सपीरियंस है जो कि जनरलाइज्ड इनर एंड मेंटल and physiological state in the individual and that show itself in his overt behavior। तो क्रो ने इमोशन को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया। फिर हमारे चार्ल्स जी मॉरिस हैं, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा इमोशन अ कॉम्प्लेक्स अफेक्टिव एक्सपीरियंस जो कि इन्वॉल्व करता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड ओवरटली इन कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर पैटर्न। अब इमोशन के बारे में ये कहा जा रहा है कि इमोशन एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि हमारे बिहेवियर में एक्सप्रेस होता है, हमारे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, जो फंक्शनल चेंजेस हैं वो दर्शाता है, हमारे जो बिहेवियर में जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न्स आते हैं, हमारे बिहेवियर्स में जो चेंजेस आते हैं वो सारे इमोशन के रिस्पॉन्स होते हैं। तो इमोशन के रिस्पॉन्स हो कैसे सकते हैं, प्लेजेंट इमोशन हुआ तो हमें खुशी होगी, जॉय फील होगा, अफेक्शनेट फील करेंगे हम। अनप्लेजेंट इमोशन होगा तो हमें डर लगेगा, गुस्सा आएगा, जेलसी भी हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, डिसगस्ट फीलिंग्स हो सकती है। तो ये सारे हमारे इमोशंस के टाइप है, प्लीजेंट है, अनप्लीजेंट है। तो हम इमोशन को कह सकते हैं कि इमोशन आखिर है क्या है। इमोशन है एक फिजियोलॉजिकल चेंज, हमारा फंक्शनल चेंज जो कि एसोसिएटेड होता है चेंज इन बिहेवियर, हमारे बर्ताव में जो चेंज आता है उसके साथ एसोसिएटेड होता है। फिर आते हैं हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन। होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। इमोशन स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, कलर और स्पाइस, जीवन में मसाला मिक्स करता है हमारा इमोशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अराउज्ड स्टेट होता है जिसको कि इमोशन कहते हैं। ये एसोसिएटेड होता है फिजियोलॉजिकल चेंज से। इमोशन जो है वो यूनिवर्सल है, इमोशन पर्सनल भी हो सकता है। ये हर इंसान पे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इमोशन होता है जो फीलिंग्स के साथ आकर होता है। तो ये सारे इमोशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जो इमोशन में कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हो सकता है, कंफ्यूजन, ब्लॉकिंग ऑफ मेमोरी,
क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सारे हमारे साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं। इसमें इंटरनल चेंज भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल चेंज भी हो सकते हैं, बहुत सारे फर्दर हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे। इंटरनल चेंज में क्या क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़ेगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा, एक्साइटेशन होगा तो इंक्रीज रेट होगा, डिप्रेशन होगा तो डिक्रीज रेट होगा, डायलेशन ऑफ प्यूपिल डायलेट हो जाएंगे, स्वेटिंग होगा बहुत ज़्यादा, सलाइवा का सिक्रेशन घट जाता है, ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है, हमारा जो जीआईटी का मोबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाता है, भूख कम लगता है, प्यास कम लगती है, हमारे स्किन जो है, स्किन के जो हेयर हैं, जो कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए, तो यही होता है, स्किन के जो हेयर हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंटरनल चेंजेस में दिखती है। फिर एक्सटर्नल चेंज क्या होता है, वॉइस में चेंज हो जाता है, डरते हैं आवाज़ अलग होता है, रोते हैं तो आवाज़ काफ़ी अलग सुनाई देता है, और गुस्से में होते हैं तो भी आवाज़ हमारी अलग होती है। फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं। ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा इंटरनल चेंज और एक्सटर्नल चेंज हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इमोशन। थ्योरी, बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी इमोशंस के, जिसमें उन्होंने ओवरऑल एक्सप्लेन क्या किया, उन्होंने बताया हमारे जो बॉडीली चेंजेस है, जो बाहरी रूप से जो चेंजेस आते हैं उनको बताया, और हम जो इमोशन, हम जो भावों को महसूस करते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया। और फिर उन्होंने हर एक इमोशंस को क्लासिफाई करके उससे होने वाली हर एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब किया। तो ये सारी चीज़ें थ्योरी ऑफ इमोशंस के अंतर्गत आती हैं। अब आता है पहला जेम्स लैंग थ्योरी। इन्होंने एक चार्ट बताया जिसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इमोशन फॉलोज आफ्टर बॉडीली चेंजेस, यानी कि हम किसी भी सिचुएशन को परसीव करते हैं, उसके बाद हम उस सिचुएशन पे रिएक्ट करते हैं, हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, बॉडीली चेंजेस दैट इज एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। फिर हम क्या करते हैं, हम किसी तरह का इमोशन महसूस करते हैं और फिर हम किसी तरह का रिएक्शन देते हैं, उस रिएक्शन को हम नोटिस करते हैं, और हर एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट होती है। ईच पैटर्न, हमारी जो बॉडीली एक्टिविटी की पैटर्न्स है वो अलग अलग होती है। तो जेम्स लैंग थ्योरी में इन्होंने ये बताया। ओवरऑल हर थ्योरी जो आई वो यही कहना चाह रही थी, ये दो बातों पे निर्भर करती थी कि एक तो हमारे बॉडीली चेंजेस क्या होते हैं जब हम उस इमोशन को महसूस कर रहे होते हैं, फिर वो इमोशन होता किस तरह का है उसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है, और फिर उस इमोशन, उस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये सारे हमारे थ्योरीज ऑफ इमोशन में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट द्वारा अलग अलग तरीके से बताया गया। अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे लर्निंग, चैप्टर 7। तो जल्दी जल्दी हम इसको भी खत्म करेंगे। इसमें हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लर्निंग इज द की प्रोसेस इन ह्यूमन बिहेवियर, इट इज द बेसिक टू अंडरस्टैंड बिहेवियर। अब हम सीखते क्यों हैं, सीखते हैं हम क्योंकि हम समझते हैं, समझेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। ये सिचुएशन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज है, कस्टम है, एटीट्यूड, बिलीफ, हमारे गोल्स, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवन आवर परसेप्शन, यानी कि हमारी जो परसीव करने की जो क्षमता है वो कैसे आती है, लर्निंग के थ्रू। जब तक हम ए को ए के तौर पे सीखेंगे नहीं, हम कभी ए को ए बोलेंगे ही नहीं। ये बेसिक एग्जाम्पल था लर्निंग का। लर्निंग है क्या, ये इस तरह से डिफाइन किया जाता है, अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस। कभी भी हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं या फिर एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे अंदर उस स्टिमुलस के प्रति, उन चीज़ों के प्रति जो बिहेवियर में हमारी चेंजेस आती है वो हम लर्निंग के अंदर देखते हैं। और क्या कहा गया है, हेनरी पी स्मिथ, उन्होंने बताया कि लर्निंग इज अ एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और द स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ये क्या है, ये हम सिंपल तरीके से समझेंगे। इसमें लर्निंग में क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को सीखते हैं। अब हम कई बार ऐसा होता है कि पुरानी चीज़ों को भूल करके कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, या जो चीज़ें हम सीखे होते हैं उसको हम स्ट्रेंथन करते हैं, उसको प्रैक्टिस करके, उसको बार बार एक्सपीरियंस करके। इसमें क्या क्या है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं जो कि लर्निंग को फीचर्स करते हैं। लर्निंग का फीचर्स क्या क्या है, लर्निंग हमारे बिहेवियर में चेंजेस लाती है,
तो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे बिहेवियर में चेंजेस लाता है। ये कब होता है? जब हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं या फिर एक्सपीरियंस करते हैं, ना कि हम मैच्योर हो रहे हैं तो हमें कुछ हम सीखते हैं। जब तक कि हम किसी तरह का एक्सपीरियंस या फिर प्रैक्टिस नहीं करते हम कुछ भी नहीं सीखते। अब जो चेंज है वो परमानेंट भी हो सकता है, कुछ सालों के लिए भी हो सकता है, कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, इस तरह वेरी भी कर सकता है। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किस पे किए गए? वो एनिमल्स पे किए गए कि आखिर वो ये लर्निंग का प्रोसेस उनके अंदर होता कैसे है। अब लर्निंग के प्रोसेस को देखने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई। थ्योरीज जैसे ट्रायल एंड एरर मेथड, थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आता है ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें क्या होता है? ट्रायल एंड एरर मेथड जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया था 1874 से 1900। खैर ये सब चीज़ें याद नहीं करनी होंगी, एग्जाम में आपको ये याद करना है कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो थे उन्होंने जो लर्निंग का मेथड दिखाया, ट्रायल एंड एरर मेथड जो थ्योरी दी, उसमें उन्होंने क्या बताया, उससे क्या ऑब्जर्वेशन आया, क्या एक्सपेरिमेंट है उनका और क्या कंक्लूजन निकला। इस वीडियो के दौरान आपके अटेंशन की काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो कृपया बैकग्राउंड से ज़्यादा फोरग्राउंड के साउंड पर ध्यान दीजिए और फटाफट चलिए हम थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो थॉर्नडाइक ने बताया कि एक जो भूखा चूहा रहता है उसको एक वुडन मेज यानी कि एक लकड़ी के भूल भुलैया में छोड़ दिया जाता है और जहाँ से सेंटर पे हम पहुँच सकते हैं वहाँ पे एक फूड का पार्टिकल यानी एक ब्रेड का टुकड़ा वहाँ सेंटर पे रख दिया जाता है। अब क्या होता है, जो चूहा है वो बहुत ही बेचैनी से उस खाने के पीछे भागता है, लेकिन जबकि भूल भुलैया है भाई, एक ही बार में इंसान ना निकले तो बेचारा चूहा है। तो क्या होता है कि वो फटाफट कोशिश करता है कि हम कैसे भी फूड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कई बार वो हारता है। उसके बाद मल्टीपल अटेम्प्ट्स वो करता है। उन अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली वो जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, उसके लिए वो फूड क्या है, वो उसके लिए रिवार्ड का काम करती है और वो सेवरल ट्रायल्स के बाद वो रैट जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है कि आखिर वो सही रास्ता कौन सा है जिससे कि हम अपने खाने तक पहुंच पाएंगे। तो इसको फर्दर बार बार दोहराया जाता है, तब जाकर के वो ट्रायल एंड एरर कई गलतियां करने के बाद वो ट्राई करते हुए सीख लेता है उस चीज़ को। तो ये था हमारा एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट के अंदर। अब उसके बाद और भी क्या है इस एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे। इसका एनिमल का जो लर्निंग मेथड था, जो एक्सपेरिमेंट था, इसमें हमने क्या देखा कि कई बार ट्रायल करते करते जो हमारा यूजलेस मूवमेंट है वो घट जाता है, यानी कि उस चूहे को पता चल जाता है अरे मैं तो ये तरीका गलत कर रहा हूँ, तो मुझे सही तरीका क्या अपनाना है, वो उसके बाद देख लेता है। फिर क्या होता है, जो सही मूवमेंट होता है, जहाँ तक उसे वो रास्ता सही लगता है, वो मूवमेंट मोर स्पेसिफिक हो जाता है और जो एनिमल है वो फाइनली लर्न करता है। क्या सीखता है? ट्रायल एंड एरर लर्निंग कि हम फाइनल डेस्टिनेशन पे जो पहुंच रहा है वो चूहा, वो किस मेथड से पहुंच रहा है, किस थ्योरी के अंतर्गत पहुंच रहा है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग। तो थॉर्नडाइक ने ये सारे लर्निंग के थ्योरीज को दिया है। दूसरा आता है हमारा थ्योरी ऑफ कंडीशन लर्निंग, जो कि है क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो हम एक एक करके पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसको कि रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग। इसको पेवलोवियन कंडीशनिंग भी बोलते हैं या एसोसिएटिव कंडीशनिंग भी बोलते हैं। पेवलोवियन इसलिए कहा गया क्योंकि ये इवान पेवलोव साइकोलॉजिस्ट के नाम पे, रशियन फिजियोलॉजिस्ट के नाम पे दिया गया। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने नोबेल प्राइज भी पाया है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम फटाफट इनके एक्सपेरिमेंट को देखेंगे कि आखिर इन्होंने क्या किया और इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, उससे ऑब्जर्वेशन क्या मिले। तो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि Pavlov first attached a capsule to dog glands to measure salivary flow. A bell was rung every time the dog was given the meat powder. This was repeated several times. Later, Pavlov observed that the dog salivated at the mere sound of the bell without the meat powder being followed. Thus, the dog has been conditioned to respond for a new stimulus which was previously an unconditioned response. यानी कि पहले वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स दिखाता है, डॉग
फिर उसके बाद वो कंडीशन हो जाता है। कैसे? एक डॉग है, उसके ग्लैंड में, उसके सैलिवरी ग्लैंड में एक कैप्सूल फिट किया जाता है कि आखिर वो सलाइवा कितना बनाता है उसके मेजरमेंट के लिए। अब गले में अब एक बेल दिया जाता है और उसको उस बेल के आदी बनाया जाता है, यानी कि उसको हैबिचुअल बनाया जाता है कि जब उस बेल को वो बजते सुनता है उसे मीट पाउडर मिलता है। अब क्या होता है कि इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है। जब बेल बजी उसे मीट पाउडर मिला, जब बेल बजी उसे मीट पाउडर मिला। अब क्या होता है कि पावलोव ने ऑब्जर्व किया कि डॉग जो है उसे मीट पाउडर मिला, वो सेलिब्रेट किया, लेकिन ये कंडीशन रिस्पॉन्ड हो गया। कैसे? जब बेल बजी, मीट पाउडर आया या नहीं आया, उसका सेलिब्रेशन शुरू हो गया। तो पहले वो अनकंडीशन था, क्योंकि जब मीट पाउडर अपीयर होता था तब उसे सेलिब्रेशन होता था, लेकिन फर्दर जब मीट पाउडर नहीं आता है लेकिन सिर्फ उस बेल के साउंड से उसका सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। ये इवान पावलोव ने बताया अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। उन्होंने क्या बताया कि जो फूड है या फिर जो मीट पाउडर है वो अनकंडीशन स्टिमुलस है, लेकिन जो बेल है वो कंडीशन स्टिमुलस है, यानी कि फूड और मीट पाउडर आ रहा है तब सेलिब्रेशन हो रहा है, वो अनकंडीशन है। लेकिन उसके प्रैक्टिस से, उसके बार बार रिपीटेशन से जब बेल का सिर्फ बजना ही उसको सेलिब्रेट कराता है डॉग को, तो वो कंडीशन स्टिमुलस हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो जितने ट्रायल एंड एरर मेथड हैं या फिर थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स है, जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये सारी चीज़ें हैं, ये आखिर हैं क्यों इन्हें किया जाता है? तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि ये किसी भी गुड हैबिट को डेवलप कर सके, बैड हैबिट को तोड़ सके। एनिमल को ट्रेन करने के लिए साइकोथेरेपीज में या फिर किसी तरह का एटीट्यूड डेवलप करने के लिए हम लर्निंग के फॉलोइंग थ्योरीज को सीखते हैं। अब आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग होता क्या है? इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये टर्म ऑपरेंट बीएफ स्किनर से मिला। इन्होंने बताया अ रिस्पॉन्स ऑपरेट ऑन द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट पर जब रिस्पॉन्स कोई होता है तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग होता है। इन्होंने क्या बताया? इट मे हैव consequences that can affect the likelihood that response will occur again। तो डिफिनेशन से कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसका फटाफट एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। इनका भी कुछ एक्सपेरिमेंट होगा तभी उन्होंने ऐसा बताया। इन्होंने क्या किया कि चूहा था, इनका चूहा भूखा नहीं था और ना ही भूल भुलैया में था। इनका चूहा एक ग्लास बॉक्स में रखा जाता है। ग्लास बॉक्स में रखने के पास वहाँ एक लीवर होता है और एक फूड ट्रे होता है। तो जो चूहा है उसको कोई भी भूल भुलैया नहीं दिया गया, वो आराम से इधर उधर घूम सकता है, टहल सकता है और वहाँ पे उसके लिए खाने के लिए भी सब कुछ रखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं कि वो भूखा है तो वो इन सर्च ऑफ फूड कोई भी अटेम्प्ट करता है। लेकिन क्या होता है कि जब आराम से वो टहल रहा होता है, घूम रहा होता है, तो वहाँ एक लीवर होता है और जैसे ही वो लीवर प्रेस होता है वहाँ पे एक फूड का, एक खाने का टुकड़ा गिरता है, अचानक से गिरता है। अब ये क्या होता है कि ये एक मैकेनिकल डिवाइस इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा होता है कि कितनी बार उस चूहे ने उस लीवर को प्रेस किया। अब जो ऑपरेंट रिस्पॉन्स है इसमें, वहाँ तो कंडीशन था बेल का बजना, अनकंडीशन एंड कंडीशन, मीट पाउडर का प्रेजेंस होना, सेलिब्रेशन होना, लेकिन यहाँ पे ऑपरेंट रिस्पॉन्स क्या है और स्टिमुलस कंसिक्वेंसेस क्या है। तो प्रेसिंग द लीवर हमारा ऑपरेंट रिस्पॉन्स हो गया, आराम से टहल रहा है लेकिन उसको मैकेनिकल एक रिकॉर्डिंग के अंदर देखा जा रहा है कि वो बार बार प्रेस कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको महसूस हो रहा है कि जब वो प्रेस कर रहा है एक फूड का पैलेट आकर के गिर जा रहा है। तो स्टिमुलस हमारा क्या हो जाता है, वहाँ पे फूड हो जाता है और प्रेसिंग द लीवर उसका ऑपरेंट रिस्पॉन्स हो जाता है। अब इन थ्योरी का इस्तेमाल कहाँ होता है? किसी भी बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, शेपिंग के लिए यूज होता है। ये भी साइकोथेरेपी में यूज होता है लेकिन इसके अपने कंडीशंस होते हैं, अपने वे ऑफ यूजिंग होता है। किसी भी तरह की लर्निंग के लिए ये यूज होता है। ये हमारे थ्योरीज ऑफ लर्निंग हो जाते हैं। अब हम फटाफट बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जो कि है चैप्टर 8, थिंकिंग। थिंकिंग होता क्या है? थिंकिंग इज अ हायर मेंटल प्रोसेस। कहाँ है ये लाइन? ये है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है।
हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं वो काफ़ी हायर लेवल पे होते हैं, और उस हायर लेवल के प्रोसेसेस को थिंकिंग बोलते हैं। अब और क्या है, थिंकिंग क्या है? When an individual wears that line, हाँ, कोई भी इंसान जब किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन की तरफ एक्सपोज किया जाता है तो उसके कुछ आदतीय रिस्पॉन्स होते हैं, हैबिचुअल रिस्पॉन्स जिसको हम बोलते हैं, वो कि वो उस सिचुएशन में एडजस्ट कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। तो जब अगर वो इनएडिक्वेट होता है उस सिचुएशन में एडजस्ट होने के लिए, तो वैसे सिचुएशन को प्रॉब्लम सिचुएशन कहते हैं। बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे किसी ने अपने अपने तरीके से थिंकिंग को एक्सप्लेन किया है। तो पहला जो पॉइंट है मैं इसमें मेंशन करूँगी कि गिलमर जो थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा कि थिंकिंग हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। हम किसी चीज़ पे सोच विचार विमर्श इसलिए करते हैं ताकि हम उस चीज़ को सॉल्व करके एक डेटा, एक आउटपुट, उसका रिजल्ट, उसका प्रोसेस कर सकें। अब यहाँ पे जो प्रत्यक्ष रूप से जो एक्टिविटीज होती है, ओवर्ट एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, प्रकट रूप से होने वाले कार्य, उस कार्य से हम कुछ सिंबल्स, कुछ आइडियाज यूज करते हैं ताकि हम उस पे थिंकिंग कर सके, विचार कर सके और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो थिंकिंग हमारा गोल ओरिएंटेड होता है। हम सोच विचार इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक निष्कर्ष पे आना होता है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होता है। अब इसमें क्या होता है, मेंटल एक्सप्लोरेशन होता है। इसमें बहुत सारे सिंबल्स, साइंस, कंसेप्ट, इमेज, लैंग्वेजेस यूज किए जाते हैं कुछ सोच विचार करने के लिए। ये हमारे थिंकिंग्स हो गए। अब है टाइप्स ऑफ थिंकिंग। तो टाइप्स ऑफ थिंकिंग में कितने तरह के हैं? परसेप्चुअल है, कॉन्क्रीट जिसको बोलते हैं, कंसेप्चुअल है जो कि एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव और लॉजिकल थिंकिंग जिसको कि रीजनिंग थिंकिंग भी बोलते हैं, और क्रिएटिव। एक एक करके हम इसको फटाफट एक्सप्लेन करेंगे। और क्रिएटिव थिंकिंग हम कहते हैं कि इसको है, क्रिएटिव थिंकिंग इज बेस्ड ऑन परसेप्शन। ये परसेप्शन पे बेस होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई बच्चा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को वो परसीव कर रहा है या फिर किसी भी इवेंट को परसीव कर रहा है, तो एनालाइज कर रहा है, वो उस पर विचार कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है। तो ये एक कंक्रीट थिंकिंग हो गई जो कि बेसिक होती है हमारी थिंकिंग। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग भी इसको हम बोलते हैं। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसमें किसी भी तरह के परसेप्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, यानी परसेप्शन किस चीज़ का, एक्चुअल ऑब्जेक्ट या किसी भी तरह के इवेंट का एक्चुअल होना, यानी कि रियलाइजेशन में उसका होना, उसके परसेप्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये एक सुपीरियर टाइप ऑफ थिंकिंग है। इसमें क्या होता है, हम किसी भी नई नई चीज़ों को समझते हैं, डिस्कवर करते हैं। इन्वेंशन में इसका हेल्प काफ़ी, इसका अहम भूमिका होता है किसका, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में जो अहम भूमिका निभा रहा होता है वो कौन, वो होता है लैंग्वेज, जिससे कि लैंग्वेज की मदद से हमारे किसी भी टॉपिक को लेकर कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं। तो वो हमारा कंसेप्चुअल थिंकिंग होता है। फिर आता है लॉजिकल थिंकिंग जिसको कि हम रीजनिंग भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ हायर टाइप ऑफ थिंकिंग। ये हायर टाइप ऑफ थिंकिंग है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, लॉजिकली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे फोकस करता है। उसके बाद आता है क्रिएटिव थिंकिंग, जैसे कि हम जैसे लोग, पोएट, राइटर, सेल्फ प्रेजेस, नो रिकमेंडेशन। तो आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है, क्रिएटिंग समथिंग न्यू, कुछ नया बनाते हैं हम लोग, हम जैसे लोग। बी अ क्रिएटिव थिंकर, आप एक क्रिएटिव थिंकर बनिए। आप साइंटिस्ट को देख सकते हैं, इन्वेंटर्स को देख सकते हैं, राइटर को देखते हैं, आर्टिस्ट को देखते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं, कुछ अलग, कुछ हटके। तो ये आता है क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर। क्रिएटिव थिंकिंग में मेथड्स क्या क्या यूज़ होते हैं, बहुत सारे मेथड है। जैसे कि जो ग्रेट थिंकर हैं वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, किसकी मदद से, इन्वेंशंस की मदद से, इंटरव्यूज़ की मदद से, क्वेश्चनायर मेथड होते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट्स होते हैं जो कि क्रिएटिव थिंकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, टाइप्स ऑफ थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग।
लेकिन हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्टेप्स इन क्रिएटिव थिंकिंग, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, एलिमिनेशन, इवैल्यूएशन, रिवीजन। इतने सारे वर्ड, अब इसको समझे कैसे। प्रिपरेशन क्या होता है, इंक्यूबेशन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, रिवीजन क्या होता है। चलिए हम एक क्रिएटिव थिंकर के तौर पे समझते हैं इसको। क्या होता है प्रिपरेशन में? सबसे पहले प्रिपरेशन होता है, थिंकर क्या करता है, किसी भी प्रॉब्लम को लेता है, उठाता है, उससे जुड़ी मटेरियल्स को उठाता है, उस पर सोच विचार करता है, उसके सॉल्यूशन पे विचार करता है और देखता है कि हाँ इसको कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद क्या होता है, प्रिपरेशन तो हो गया कि टॉपिक क्या होगा। इंक्यूबेशन में क्या होता है, अब जो सॉल्यूशन है वो मिल नहीं रहा है, सॉल्यूशन जो है वो आते तो हैं दिमाग में, अच्छा हाँ इसका आंसर ये होगा, ये तो होता है, पर धीरे धीरे वो आंसर धुंधली हो जाती है, तो सॉल्यूशन जो होता है वो फेड होने लगता है। तो क्या होता है, जो क्रिएटिव थिंकर होते हैं वो उस चीज को उस वक्त महसूस नहीं करते हैं, लेकिन उस चीज पर वो थिंकिंग करते करते, विचार करते करते वो उस चीज को छोड़ भी देते हैं, या फिर उस चीज पे सोचते रहते, फिर क्या होता है, दिमाग की बत्ती जल जाती है, इल्यूमिनेशन होता है। लकीली क्या होता है कि स्टेज 3 पे जब वो थिंकर जाता है तो उसको आहा वाली फीलिंग आती है। आहा क्या, कि अरे वाह ये मुझे जवाब मिल गया। अब उसे जब उस सॉल्यूशन मिल जाता है उसको, तब फिर वो उसको इवेलुएट करता है कि हाँ ठीक है मुझे सॉल्यूशन तो मिल गया, अब इसको टेस्ट करके देखना चाहिए कि ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है कि नहीं। ये इवेलुएशन के अंदर आता है। फिर आता है रिवीजन। अब सॉल्यूशन मिल गया, अब सॉल्यूशन मिलने के बाद क्या होता है, थिंकर को वो चीज़ अनसेटिस्फैक्ट्री लगता है, कहता है बे यार ये तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं पा रहा है, तो वो वापस से फर्स्ट स्टेज पे चला जाता है जो कि है प्रिपरेशन। वो फिर से सोचने की कोशिश करता है, फिर से इंक्यूबेशन, और ये साइकिल इसी तरह से क्रिएटिव थिंकिंग का स्टेप्स चल रहा होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं क्रिएटिव थिंकिंग के? डिलिकेंस यानी कि हमारी परिश्रम और स्ट्रांग मोटिवेशन, कड़ी मेहनत और स्ट्रांग मोटिवेशन से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, और ये क्रिएटिव थिंकर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इस क्रिएटिव थिंकिंग की कुछ और भी खासियत होती है, जैसे कि आप लोगों के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, किसी भी घटनाओं के प्रति, किसी भी प्रॉब्लम्स के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, आपका नॉलेज काफ़ी ब्रॉड होता है, आपके इंटरेस्ट काफ़ी ब्रॉड होते हैं, जो एनर्जी लेवल आपके अंदर होता है, क्रिएटिव थिंकर के अंदर एनर्जी लेवल काफ़ी हाई होता है। वो अपने रूटीन टास्क के प्रति काफ़ी इम्पेशेंस होते हैं, उन्हें रिस्क लेना अच्छा लगता है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अलग होने में कुछ भी हिचकिचाते नहीं है, जैसे कि मेरे जैसे लोग, और उनकी इमेजिनेशन काफ़ी अच्छी होती है। तो ये क्रिएटिव थिंकर की खासियत होती है। वाह, 1 घंटे में 7 चैप्टर खत्म हो गया, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो फटाफट हम चैप्टर 9 की ओर जाएंगे। चैप्टर 9 है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में हम फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे और एग्जाम के लिए अपने प्रिपेयर करेंगे। तो इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस इज एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी व्यक्ति की उसकी पर्सनालिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको इंटेलिजेंस के रूप में हम देख सकते हैं। इसको और बेहतर तरीके से कैसे समझेंगे? तो इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन इज हिज एबिलिटी टू एडजस्ट वर्ल्ड, यानी कि हमारी जो इंटेलिजेंस है इसका मूल रूप से हिंदी मतलब क्या होता है। उसके बाद कुछ और डेफिनेशन भी इंटेलिजेंस के दिए हुए हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू गिव रिस्पॉन्स दैट आर ट्रू। तो इंटेलिजेंस जिसका मतलब क्या होता है बुद्धि। बुद्धि हमारी क्षमता होती है किसी भी चीज़ों के प्रति रिस्पॉन्स करने के लिए। हम जितना जानते हैं उस हिसाब से हम उन अपने आसपास के चीज़ों के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। तो एबिलिटी का मतलब यही होता है, इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है। अब इसमें कई सारे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी होते हैं। हमारे जो थिंकिंग्स के टाइप्स थे जो अभी हमने डिस्कस किए, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कंक्रीट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, इन सब के बेसिस पे हम इंटेलिजेंस
अपनी बुद्धि को जागरूक करते हैं और हम किसी भी चीज के प्रति रिस्पॉन्स देते हैं। और भी क्या है, इंटेलिजेंस इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। हम जिस चीज के प्रति मोटिवेटेड होते हैं, किसी भी गोल के प्रति, उस चीज में हम जानकारी हासिल करते हैं, जो कि हमारे अंदर बुद्धि लाता है, इंटेलिजेंस लाता है। इंटेलिजेंस इज क्रिएटिविटी। तो ये डिफरेंट डिफिनेशंस हैं इंटेलिजेंस के। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो डिफरेंट थ्योरी हम इंटेलिजेंस के देखते हैं। यूनिटरी थ्योरी हो गया, मल्टी फैक्टर थ्योरी हो गया, और स्पीयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी हो गया, जिसको एक्लेक्टिक थ्योरी भी बोलते हैं, या फिर ग्रुप फैक्टर थ्योरी हो गया। तो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग थ्योरी प्रपोज किए गए। एक यूनिटरी थ्योरी होता है जिसको कि मोनार्किक थ्योरी भी कहते हैं। यूनिटरी यानी यूनिट यानी सिंगल एलिमेंट, और मोनार्किक यानी मोनो सिंगल, दोनों का मतलब वही होता है। इसमें क्या होता है, एक फैक्टर होता है। इंटेलिजेंस जो बुद्धि है वो एक फैक्टर कंसिस्ट करती है और किसी भी यूनिवर्सल एक्टिविटीज के लिए अप्लाई की जाती है। जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो क्या है, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है ये का। तो इस स्टेटमेंट को लाया कैसे गया, बहुत लोगों की थ्योरी हुई होगी, बहुत लोगों का इंटेलिजेंस इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि हाँ, प्रैक्टिस करने से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये हमारे इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करता है। फिर उसके बाद आता है मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको कि एनार्किक थ्योरी भी कहते हैं। इसको दिया किसने, थॉर्नडाइक ने दिया। इसमें उन्होंने क्या बताया कि एक कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे न्यूमरस एलिमेंट फैक्टर्स का, जो कि हमारे किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत सारे स्पेसिफिक एबिलिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हम डिफरेंट टास्क को करने के लिए करते हैं। तो हमारी बहुत सारी क्षमताएं जो होती हैं, जो अलग अलग कार्यों को करने के लिए होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं, अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग फैक्टर्स की वजह से होती हैं। और ये सारी चीज़ें हमें कौन बता रहा है, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया मल्टी फैक्टर थ्योरी या फिर एनार्किक थ्योरी। उसके बाद आता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जिसमें थर्स्टन ने दिया है। ये बताते हैं कि हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस है, जो हमारी बुद्धि है, वो कैसे कंप्राइज होती है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के दम पे। अब वो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज क्या है, 9 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को उन्होंने बताया। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हम किसी भी वर्ड को समझते हैं, उसके मीनिंग को समझते हैं। वर्ड फ्लुएंसी, हम किसी भी चीज के बारे में, किसी भी वर्ड के बारे में सोचते हैं, उसको एनालाइज करते हैं उस वर्ड को। जैसे कोई पोएट होता है, तो जब वो कविता लिखता है तो वो राइमिंग वर्ड यूज करता है। तो वर्ड फ्लुएंसी हमारी एलिमेंट है किस चीज की, इंटेलिजेंस की। उसके बाद आते हैं और भी क्या प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होते हैं, नंबर होते हैं। हम किसी भी नंबर के साथ वर्क करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। स्पेसेस होते हैं, हम विजुलाइज करते हैं स्पेस फॉर्म रिलेशनशिप में। हम बहुत सारे फिगर्स को, ओरिएंटेशन को समझते हैं। तो वो कैसे समझते हैं, अपने इंटेलिजेंस के दम पे। हम मेमोराइज करते हैं, हमारी अपनी इंटेलिजेंस होती है, जो हमें किसी भी चीज को, किसी भी वर्बल स्टिमुलाई को रिकॉल करने में मदद करती है। फिर होता है परसेप्चुअल स्पीड। इसमें क्या होता है, हम किसी भी विजुअल डिटेल को देख करके उसका परसेप्शन निकालते हैं, जल्दी से पिक्चर्ड ऑब्जेक्ट को देखते हैं और समझते हैं कि हाँ, वो चीज़ आखिर दर्शाना क्या चाहती है। जैसे रेस्टोरेंट के पिक्चर्स अलग होते हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स के पिक्चर्स अलग रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर आता है 9th जो हमारी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती है, वो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर, वो है रीजनिंग। किसी भी क्वेश्चन का एक जनरल रूल, बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, जो एक नंबर की सीरीज दी जाती है और उसके बाद आपको कहा जाता है कि आप अगला नंबर गेस करिए। तो वो कैसे, वो आप लॉजिकली करते हो। आपके लिए एक जनरलाइज्ड रूल होता है, जिससे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने इंटेलिजेंस की मदद से उस रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना डेटा आउटपुट निकालते हो। तो ये सारी 9 मेंटल एबिलिटीज हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर। अब उसके बाद आता है हमारा टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ये भी अलग 2 तरीके से होता है। साइज के ऊपर अगर टेस्ट किया जाए तो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं,
वो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पीपल्स या साइज ऑफ पीपल। अब वो साइज क्या हो गया, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का टेस्ट हो रहा है या फिर किसी ग्रुप का टेस्ट हो रहा है। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम यूज्ड, यानी कि बहुत सारे तरीके होते हैं जिसकी मदद से जो हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। पहला कौन सा हो गया, पेपर पेंसिल टेस्ट हो गया, किसी भी क्वेश्चन मेथड हो, वर्बल टेस्ट हो गया, ओरल टेस्ट जिसको कि हम वाइवा के फॉर्म में देते हैं अपने एग्जाम में, नॉन वर्बल टेस्ट हो गए, रिटन फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट हो गए किसी भी इंडिविजुअल का या ग्रुप का परफॉर्मेंस, कम्युनिटी का परफॉर्मेंस, कल्चर फेयर टेस्ट हो गए या फिर कल्चर फ्री टेस्ट। तो ये बेसिस ऑफ मीडियम या साइज के अकॉर्डिंग हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ आईक्यू। आईक्यू का कंसेप्ट क्या है, तो बिनेट जो थे उन्होंने एक आइडिया दिया है किस चीज़ के बारे में, मेंटल एज कैलकुलेट ना करके, सॉरी मेंटल एज नहीं, आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशेंट कैलकुलेट करने का एक तरीका जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है मेंटल एज का और क्रोनोलॉजिकल एज का, और एक कैलकुलेशन का रूल होता है जिस रूल में हम उस चीज़ को कैलकुलेट करके किसी भी पर्सन के इंटेलिजेंट क्वोशेंट को यानी आईक्यू को मेज़र करते हैं। अब इसमें मेंटल एज होता क्या है, मेंटल एज क्या होता है, कोई भी एक बच्चा है जो 3 साल का है और 3 साल के क्लास के बच्चे का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो ये उसका एवरेज एज हो गया, एवरेज लेवल हो गया इंटेलिजेंस का। लेकिन वही 3 साल का बच्चा अगर 5 साल के बच्चे का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो वो उसके आईक्यू को, उसके इंटेलिजेंट क्वोशेंट को मेजर करता है, उसका इंटेलिजेंस जो होगा वो सुपीरियर होगा। लेकिन अगर एक 3 साल का बच्चा उससे अपने एज से कम के क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो उसका जो इंटेलिजेंस होगा वो बिलो एवरेज होगा। लेकिन ये सारा मेजरमेंट होता कैसे है, तो यहाँ पे हम इंटेलिजेंट क्वोशेंट को मेजर करने के लिए मेंटल एज देखेंगे। मेंटल एज यानी कि एक छोटा बच्चा एक बड़े लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है, वो उसका मेंटल एज हो गया, यानी 3 क्लास का क्वेश्चन बच्चा 5 क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व कर। क्रोनोलॉजिकल एज क्या हो गया, ये वो एज होता है जिस साल उसका जन्म हुआ हो, जिस महीने में उसका जन्म हुआ हो, जितने बजकर उसका जन्म हुआ हो उसको, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। और इस रूल के बेसिस पे ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो किसी भी पर्सन का आईक्यू होता है, यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशेंट होता है। तो अगर 140 से 169 तक आता है तो वो जीनियस होता है, उसके नीचे सुपीरियर, फिर वेरी सुपीरियर, फिर सुपीरियर, एवरेज, और इस तरह से पर्सन टू पर्सन उनके आईक्यूज वेरी करते हैं।